नमस्कार, पूछो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पूछताछ। आज के पूछताछ में कोई नेता नहीं, बल्कि आज के दौर में भी एक सच्चा पत्रकार और एक अच्छा पत्रकार, जो एक ऐसा शख्सियत जो आज बहुत कम उम्र में ही मीडिया जगत में किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उनकी काम ही उनकी पहचान है। उनके काम को सिर्फ ना देश के बड़े प्लेटफॉर्म पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ा जाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनको स्टोरी को पढ़ा जाता है। और अभी अभी उनकी कश्मीर के ऊपर लाल चौक नामक पुस्तक आई है, जो काफी चर्चा में है। इनकी पुस्तक की चर्चा देश के सदन में होती है कि ये लाल चौक बहुत यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी है और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़ें। तो सबसे पहले रोहिन, आपका बहुत स्वागत पूछो इंडिया पर, और बहुत बहुत बधाई आपको। तो पहले शुक्रिया आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही जानना चाहूंगा, सबसे पहला रिएक्शन तो आपसे यही लेना चाहूंगा, जब जब आपको पता चला कि आपकी किताब की चर्चा देश के सदन में हुई है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? और सबसे पहले किसका कॉल आया था आपको, कैसे पता चल पाया? दरअसल उस दिन मैं किसी और मूड में था और मैं कहीं बैठा हुआ था, और अचानक से एक रैंडम नंबर से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आपकी किताब की कहीं चर्चा हुई है। तो अब रैंडम नंबर से आया, और बहुत मतलब वो भी एक इत्तेफाक ही है कि व्हाट्सएप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेक नहीं करता हूँ, तो मैंने जैसे ही, क्योंकि वेब व्हाट्सएप खुला था और मैंने देखा उस मैसेज को, तो उसने फिर लिखा कि सदन में। जी। तो मैं थोड़े देर के लिए वो पैनिक हो गया कि सदन में मेरी किताब की चर्चा हो गई। तो मैंने फोन उठाया अपना और तुरंत उस रैंडम नंबर को कॉल किया कि भाई क्या हुआ है। तो उसने बताया कि मनोज झा ने आपकी किताब की चर्चा की है। तो क्योंकि वो शायद उसी मोमेंट पे हुआ था और वो एक चैनल में काम कर रहे थे और वो शायद लाइव ब्लॉग चला रहे थे, तो मैं देख भी नहीं पाया। फिर आधे घंटे के अंदर मुझे दो चार और लोगों ने भेजा वीडियो, फिर मैंने वो क्लिप देखी। फिर मुझे लगा कि अच्छा, चर्चा हुई है। और तो मतलब आप कैसे मुझे हुआ ये, एक क्योंकि आप मिले थे क्या मनोज झा जी से? आप मिलकर क्या आपने कहा था क्या? नहीं 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 नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी मनोज झा से। और जी। पार्लियामेंट में शायद बोलने के एक महीने पहले उनका कॉल आया था मेरे पास, जी। और ये बताने के लिए कि उन्होंने मेरी किताब खरीद ली है हम्म। और कुछ पन्ने पढ़े हैं, जो कि उन्होंने बोला कि मेरी राइटिंग स्टाइल उनको बहुत पसंद आई है ना। जी। और बाकी बात शायद वो बोला कि बाकी पढ़ के बताऊंगा। अब इसके बाद मेरी और कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई है उनसे। हाँ, उस दिन जब पार्लियामेंट में वो बोल कर आए और उसके बाद उनका फिर से कॉल आया था शाम को, तो मैंने उनको बोला कि अरे आपने ये तो मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग हो गया कि आपने ये बात कर दी हो। जी। तो उन्होंने बोला कि यू डिजर्व इट और बाकी बातें। तो लेकिन कोई चर्चा मुझसे नहीं हुई थी पहले कि भाई पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाएगी या पार्लियामेंट में चली जाएगी किताब। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, जितना आप सबके लिए है उतना ही मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। हमारे लिए तो गर्व की बात है। और मैं जहां तक जानता हूं कि आप बिहार के गया जिला से बिलोंग करते हैं, और मैं जी। ये समझना चाहता हूँ, है ना, कि कम उम्र में पत्रकारिता से और किताब लिखने तक की सफर हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं कैसे हो पाया ये। क्या आपने कुछ तय कर रखा था कि मुझे किताब लिखना है, या ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी स्टोरी कर रहे थे कि आपको किताब लिखने पर मजबूर कर दिया गया? यार मतलब इसकी शुरुआत ऐसे बताऊं तो मुझे पत्रकार बनना ही नहीं था, जी। और मैं बहुत एक्सीडेंटली इस पेशे में आ गया। अब मुझे एकेडमिक्स में जाना था, और अभी भी मेरी दिल्ली ख्वाहिश वही है कि मैं एकेडमिक्स में जाऊं और कुछ अच्छा काम करूं। तो मुझे लगता था कि जब हम लोग डीयू में जब पढ़ते थे तो रीडिंग सेट्स हमारे पास होते थे, तो उसमें लगता था कि जो रेफरेंसेस होते हैं कि रीडिंग्स के, जी। उसमें अगर किसी दिन मेरे 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 कोई लिखे का रेफरेंस आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि भाई मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो मैं जब थर्ड ईयर में था ग्रेजुएशन में, तो मेरे एक मेंटोर है अलंकार, उन्होंने मुझे बताया कि जर्नलिज्म भी कोई चीज़ है और तुम कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मैं जे स्कूल पहुंचा, और जे स्कूल में पहुंचने के बाद उन्हीं दिनों धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट ना, उस समय मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि मैं कन्फ्लिक्ट में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। उन दिनों एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी, 2015 मेरे ख्याल में वो साल था, ऐलान कुर्ते।
सीरियन रिफ्यूजीज जो है वो आ रहे थे। हाँ। और हाँ, वो बच्चे की हाँ। बीच पे वो बच्चा पड़ा रहता है। मैं धीरे धीरे उन चीजों को पढ़ने लगा, और 2016 में बुरहान वानी इंसिडेंट हुआ कश्मीर में, जिसके बाद काफी लंबे वक्त तक वैली में कर्फ्यू रहा। तो उन दिनों में बहुत सारे अपने दोस्तों से पूछता रहता था कि भाई कश्मीर पे तुम क्या सोचते हो, तुमने क्या पढ़ा है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जितनी भी लोगों के पास नॉलेज है कश्मीर को लेकर, वो सब मेन स्ट्रीम मीडिया से आई हुई नॉलेज है। और मुझे लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है। फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया। मैं फिर वैली जाना शुरू किया, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं कश्मीरियों से समझूं, क्योंकि सिनेमा से तो आज तक हम लोग समझते आ ही रहे। और अब फिल्मी डायलॉग है। मुझे आज भी याद है, हम पापा और मेरा भाई हम लोग गए थे माँ तुझे सलाम देखने। और उस फिल्म में एक शायद लास्ट सीन है जिसमें सनी देओल का एक डायलॉग है कि, सनी देओल ही है शायद, जिसमें डायलॉग है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो हम लोग सब, मेरा कोशिश यही था कि कश्मीरी क्या सोचते हैं भारत के बारे में और कैसे देखते हैं चीजों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। इसीलिए मैंने किताब लिखने का सोचा। और रिपोर्टिंग के भी अपने अनुभव थे कि हम वहां से चीजें लिख कर लाते थे, और बहुत ज्यादा ही फिल्टर होने लगती थी कि वापस आप अपनी स्टोरीज को लेके जब जाते थे वहां पे, तो लोगों को लगता था कि भाई आप क्या लिख रहे हो। तो कश्मीरी हमेशा जब भी हम बात करते थे तो यही कहते थे कि अगर हमारा सच लिख पाओगे तो बेहतर, वरना मत लिखना। अब हमारे बारे में तो इतना कुछ लिखा ही जा रहा है, अगर तुम हमारे हम जो कह रहे हैं वैसा नहीं लिख पाए तो मत लिखना फिर। तो मुझे लगता है कि बस वही बात थी जो इस किताब में आप अमूमन जब लेखक कश्मीर के बारे में लिखते हैं, इससे पहले भी कश्मीर के ऊपर किताब लिखी गई है, उसमें कश्मीर के पॉलिटिक्स पर तो बात किया जाता है, राजनीति के बारे में बात किया जाता है, कश्मीर के इतिहास में बात किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कश्मीरियों से के बारे में लिखने से कतराते हैं। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? आखिर ऐसा लेखक क्यों करते हैं, क्यों बचना चाहते हैं? अब ये पता नहीं लेखक ऐसा क्यों करते हैं। वो हम सब थोड़ा थोड़ा कारण उसका जानते हैं कि कश्मीर पे लिखने के अपने खतरे हैं, काफी संवेदनशील मसला है। और कश्मीर पर लिखने के लिए जो भारत के लोग हैं उनको बड़ा दिल चाहिए। और मैं हिम्मत नहीं कहता हूँ, बड़ा दिल कहता हूँ इसलिए क्योंकि आप बहुत कुछ खुद अनलर्न करने के प्रोसेस में होते हैं। क्योंकि आपकी पूरी जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है उसमें आप कश्मीर को लेके बहुत सारे भ्रम के बीच पैदा हो रहे होते हैं। क्लास से ही आपको ये बताया जाता है कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, और उसकी इतिहास पे बहुत ज्यादा बात नहीं होती। अगर बात होती भी है तो बहुत सारे रेफरेंसेस पे काट की बात होती है। तो वो सब देखिए एक एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जो कश्मीर पे लोग लिखते हैं, अलग अलग तरह की राइटिंग होती है, कुछ एकेडमिक काम है। और मुझे मालूम था कि मैं एकेडमिशियन हूँ नहीं, मैं एक रिपोर्टर हूँ, और मैं बेस्ट यही कर सकता हूँ कि मैं वहाँ के लोगों की बात, वो जैसा कह रहे हैं वैसा मैं लिखूं। तो बस इतना ही था मेरी किताब में। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ओर से, मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से उनकी बात लिखी है। जब आप रिपोर्टिंग के लिए गए वहां फील्ड पर, जो रिपोर्टिंग आप कर रहे थे, लोगों की बात सुन रहे थे, और आपकी जो किताब है वो परसेप्शन पर है, कुल मिलाकर के जो परसेप्शन जो बनाया गया है कश्मीर, जो हम बिहार में बैठ करके गांव में सुनते हैं कि कश्मीर ऐसा, तीन चार तरह की इमेज, कश्मीर अगर नाम दिया जाता है तो तीन चार तरह की इमेजें आती है। एक तो वो जो नुकीले तारों से बंधी है, फोर्सेस खड़े हैं, और एक ये कि रुमाल बंधा हुआ और लोग हाथ में पत्थर लिए हैं। ये जो परसेप्शन बनाए, इसके पीछे की कहानी क्या आप समझ पाए वहां फील्ड में जाकर के, जो आप हमारे दर्शकों को बता सके? देखिए, कश्मीर को अगर समझना है तो बिना परसेप्शन समझे मेरे ख्याल में, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कश्मीर की कहानी बताई जाए बिना परसेप्शन समझाए। और इसलिए क्योंकि आप इस तरफ रह के कश्मीर को शायद उस तरीके से देख ही नहीं पाते। आपको बहुत कहानियां नहीं मालूम है तो आप कोई ओपिनियन, मतलब कश्मीर को लेकर तो देखिए कि सबके पास एक ओपिनियन है, भले उसको कुछ मालूम हो चाहे नहीं हो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उसके पास। और कल को अगर आपके मखदुमपुर में कोई मुद्दा हो और उसके बीच में कोई कश्मीर लेकर आ जाए, तो लोग वहाँ के नाली नली और गली छोड़ के वो कश्मीर के नाम पर, हाँ हाँ, वो कश्मीर पे वोट मार के आ जाएंगे। तो इस तरीके का वो पूरा प्रोपेगेंडा है कश्मीर को लेकर के। तो मुझे लगता है कि
परसेप्शन में बहुत बड़ा फर्क है। और जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं, आजकल तो और पूछ रहे हैं कि भाई कश्मीर में जो चीजें चल रही हैं, कि वहाँ के लोग जो है सेना को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नहीं मानते हैं, है ना, उसको वैल्यू नहीं करते हैं। मैं भारत के लोग और जो रोज पुलिस का सामना करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आखिर भारत की पुलिस का भी तो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट को मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आपके घरों के बाहर रोज पुलिस खड़ी हो जाए और आपसे पूछताछ करे, अभी तो आप देखिए कि आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में अगर पुलिस वाले किसी की बाइक की चाबी निकाल लेते हैं तो आदमी तहस में आ जाता है, वो लोकल उसको फोन करने लग जाता है, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पाता है कि ऐसा होता है। तो आप सोचिए, जहाँ पे पुलिस और आर्मी और बहुत तरह की इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं और उस बीच पूरी आबादी रह रही है, तो उसको, सेना को देखने का उसका नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। और इस बात को लेके हम पता नहीं क्यों ऐसे वो रहते हैं कि हम समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सब जो परसेप्शन का अपना फर्क है, जैसे बुरहान वानी को लेकर भी कई सारी किस्से हैं जो भारत में बताया जाता है कि वो एक आतंकवादी था। आतंकवादी और मिलिटेंट में भी फर्क है, वहाँ के लोग मिलिटेंट्स कहते हैं, और इन दोनों टर्म्स का एक अपना मीनिंग है। बुरहान वानी कोई बाहरी नहीं था, वो कश्मीर के अंदर का ही एक लड़का था जिसने गन उठाया, और उसके गन उठाने के पीछे की पूरी कहानी थी जो शायद इंडियन मेन स्ट्रीम ने उसको नहीं दिखाया, कि किस तरीके से उसको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा टॉर्चर किया जाता है, और उसके बाद वो फिर मिलिटेंसी ज्वाइन करता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसको अगर आप हीलिंग टच नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सुनने की ताकत रखें कि भाई लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कश्मीर, मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वहां के लिए गए हर एक फैसले से लाखों लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ता है। वो रिहाइश है, और और हम जो यहाँ पे जिस तरीके की हरकतें करते हैं उनके नाम पर, उससे उनको बहुत हर्ट होता है। तो हम लोगों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, और उसकी शुरुआत सिर्फ इससे हो सकती है कि हम उनको सुने ज्यादा और बोले कम। जब आप अच्छे श्रोता हो जाएंगे तो शायद आप अच्छा बोलना भी सीख जाएंगे, और आपके पास एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होगा बोलने के लिए। बिल्कुल। तो रोहिन, मैं ये समझना चाहता हूँ, जो कश्मीर में जो हालात है, जो बने, जो राजनीति वहाँ की रही, एक नेतृत्व का फेल्यूर रहा वहाँ, उसके मुख्य कारण क्या आपको समझ में आया जब आप वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने गए? देखिए, 370 के हटाए जाने के बाद का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बहुत सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया था। कुछ घरों में बंद थे, कुछ को अलग जगहों पे भेज दिया गया, और उसका उसके उसके बारे में भारत में कोई उस तरीके का आउटरीच नहीं हुआ। और ये जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, ये कौन थे? ये तो कश्मीर में भारत सरकार को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनकी वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का वो इंटीग्रेटेड पोर्शन बन के इतने सालों तक रहा था। जब आपने उनको जेल में भेज दिया तो कश्मीरी पॉपुलेशन में एक चीज बहुत क्लियर कट चली गई कि भाई, जब यही इनके नहीं हो पाए तो हम तो इतने साल से यही कह रहे हैं कि भाई ये कंट्रोवर्शियल लैंड है, विवादित है हमारा मसला, तो हम कैसे इनके हो जाएंगे? तो वो जो एक कॉन्फिडेंस की कमी है, एक जो ट्रस्ट की कमी है, उसको बिना एड्रेस किए आप कैसे करेंगे? अभी देखिए, एक राउंड की बातचीत हुई है, जितनी जितनी मुझे जानकारी है, सारे लीडर्स के साथ। डीलिमिटेशन कमीशन की अभी रिपोर्ट आई है, जिसको भी लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी तक वहां की पॉलिटिकल पार्टी से कोई डायलॉग शुरू नहीं हुआ है। आप सोचिए कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपने लोगों के बीच जाना भी कितना मुश्किल है आज के दिन में, जिसने सारा ट्रस्ट खो दिया है। पीडीपी की सरकार बीजेपी के साथ बनती है, और उन दिनों महबूबा मुफ्ती के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी कश्मीरियों के लिए अलग ही लेवल के स्टेटमेंट्स होते हैं। फारूक अब्दुल्ला जब पावर में थे तो उन्होंने भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें ऐसा झलकता है कि वो कश्मीरी से ज्यादा भारतीय उसको रिप्रेजेंट कर, और कश्मीरी सेंटिमेंट्स को क्रश करने के लिए। तो अभी जो वहाँ के सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, उन सबको ये लग रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने जो इतनी राजनीति की है, उस राजनीति का भारत ने क्या सिला दिया है, वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है इस वक्त। और इस वक्त एक अलग तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम है वैली में, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ठीक नहीं है।
उस पॉलिटिकल वैक्यूम को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। 5 अगस्त 2019 में जिसे कहा गया कि ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा। मैं ये समझना चाहता हूँ जो धारा 370 के हटने के पहले का कश्मीर और अब के कश्मीर में क्या अंतर रहा है? एक तो आदिल मैं कहूँ कि भारत में शायद 2014 के बाद जो भी होता है वो सब ऐतिहासिक ही होता है। हर एक स्टेप जो है मास्टर स्ट्रोक होता है, कोई ऐसा फेलियर होता नहीं। तो ये भी एक उसी तरीके का ऐतिहासिक मोमेंट था, जो दरअसल है भी ऐतिहासिक, ये तो है, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ऐतिहासिक है। लेकिन एक जो बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिखा, ये कि 2019 के पहले कश्मीर में एक ऐसी पॉपुलेशन भी थी जिसका यकीन मिलिटेंसी में नहीं था, जिसका ये मानना था कि भारत के साथ रहने में हमारा फायदा है और भारत ही हमारा वो हो सकता है, जब भी रहे तो भारत ही हमारा वेल विशर है। 19 के बाद जिस तरीके से वो फैसला लिया गया, बिना किसी से बात किए, बिना पॉलिटिकल लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुए और बिना लोगों से बातचीत किए हुए, तो लोगों में एक मैसेज गया कि भाई ये किसी के नहीं होंगे, ये मतलब भारत सरकार जो है या भारतीय राज्य जो है ये किसी की नहीं होगी। और इन्होंने हमारे हित का फैसला लिया और हमसे ही नहीं पूछा कि हमारा हित क्या है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको कहूं कि मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और मैंने आपका इंटरनेट बंद कर दिया, तो आप मुझे खुशी कैसे इजहार कैसे करोगे अपनी खुशी का? तो उनको तो वो मौका भी नहीं मिला ना कि वो खुश थे या दुखी थे या कुछ भी थे। और पूरे भारत में जश्न हो रहा था और जिसके लिए फैसला लिया गया था वो लोग बंद थे अपने घरों में, कर्फ्यू लगा थे इतने सालों तक। मतलब हमारे लिए पैंडेमिक की शुरुआत मार्च में होती है 2020 में, है ना? और उनके लिए तो उसके पहले से पैंडेमिक शुरू हो चुका, पैंडेमिक ना कहें लेकिन कर्फ्यू तो शुरू था। आप सोचिए कि हमारे यहाँ जब 40-50 दिन बंद रहे मार्केट और सब दुकानें, तो कितने सारे लोगों की नौकरी खत्म हो गई, कितना हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई। और आपने उस पॉपुलेशन को उससे भी 1 साल पहले से बंद कर रखा था, लगभग 1 साल पहले से बंद रखा था। तो आप सोचिए कि उनके हालात क्या हुए होंगे। तो इन चीजों को अगर हम थोड़ी सी ह्यूमन एंगल से देखें तो शायद हमको समझ में आएगा कि वो क्राइसिस कितना बड़ा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस इंटरव्यू में भी पहले भी मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, वो कोशिश करें कि वो कश्मीरियों से बात करें, है ना? कम से कम आप जाने अभी एक ऐसा भारत बनता जा रहा है जहाँ हिंदुओं का एक पूरा जमात है या मुसलमानों का एक पूरा जमात है जो हिंदुओं से बात नहीं कर रहा है, मुसलमान उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आप एक दूसरे को जब जानते नहीं है तो आप आपके बीच जो व्हाट्सएप पे जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आप उसी के थ्रू अपने आप को जी रहे होते हैं, है ना? अभी आप देखिए जो पूरा हिजाब का विवाद है, इतना बेजा विवाद है कि आप सोचते हैं कि हम कहाँ से कहाँ चले गए। है तो बात यही है कि बात करना बहुत जरूरी है और बात से ही बात बनेगी। और बात जब नहीं होता है तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का वो लेवल कुछ भी हो सकता है। 370 हटा, 35A को खत्म किया 370 को, तो एक धड़ल्ले से फेसबुक पे आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा कि हम कश्मीर हमारा हुआ पूरा तरीके से, अब हम वहाँ जमीनें खरीदेंगे, घर बनाएंगे, वहाँ शादी कर सकेंगे। इस तरह की जिस तरह से ट्रोल भी किया गया, आप तस्वीरें आपने देखा होगा। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कितना बदला और कितने बिहार से लोग वहां जाकर बसे और मकान बने नहीं। आप बता पाए तो, आप तो वहां देखे हैं, देख के आए हैं। आप अपने गांव के लोगों से अब जाके पूछिए कि उन्होंने जमीन खरीद लिया क्या? उनके पास अभी रोजगार भी है, जमीन कौन खरीदेगा? हालांकि ये मजाक की बात है। फैक्ट ये है कि अभी तक कश्मीर में जो जमीनें खरीदी गई हैं या अलॉट हुई हैं, वो वहाँ की या तो मिलिट्री यूनिट से लोग जुड़े हुए थे या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जिन्होंने अभी अपने प्लॉट उनके नाम पे कुछ प्लॉट ही अलॉट हुई है, कोई बाहरी उस तरीके से आया नहीं है ना? और उनके जो प्रोविजंस हैं उसमें यही है कि जो लोग वहाँ पे कुछ सर्टेन ईयर्स काम करते हैं उनको वो दिया जा सकता है ना? जो कि कानून के हिसाब से अभी लीगल है। दूसरी ये बात कि बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जहाँ पे बम गोले और हिंसा होगी, क्या आप वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? इस वजह से इन्वेस्टर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो जम्मू में सारा फोकस है, जम्मू क्योंकि कश्मीर से रिलेटिवली शांत है तो लोग अपना फोकस उधर कर रहे हैं, तो वहां पे इन्वेस्टर्स गए हैं।
अभी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है उसकी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ इन्वेस्टर जा रहे हैं। लेकिन जिस जम्मू को भी यही दिखाया जा रहा था कि वो भी बहुत खुश है, और जम्मू को तो वो ऐसा बना देते हैं ना कि जम्मू का मतलब हिंदू पॉपुलेशन, जो कि गड़बड़ है, वो अंडरस्टैंडिंग भी गड़बड़ है। जम्मू के लोगों का ये कहना है कि भाई लोग तो कश्मीर नहीं जा रहे हैं, बाहरी लोग तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमने तो ये इसके लिए तो 370 नहीं हटवाया था। बिल्कुल। तो अभी अभी जम्मू के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में क्या खो दिया उन्होंने, है ना। और कश्मीर के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में क्या हुआ है। हालांकि एक बहुत जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो मुझे ये बताएं कि वो जब कश्मीर जाते थे 370 हटने के पहले, तो उनको क्या तकलीफ होती थी, और अब वो जा रहे हैं तो उनको क्या तकलीफ हो रही है, उनके लिए क्या बदल गया है। उनके लिए वो भी वही स्थिति तब भी थी, आज भी वही स्थिति है। इनफैक्ट अभी तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना एफडी खोल सके अकाउंट में, और वो जमीन लेने की सोच रहे हैं। मतलब ये सब बातें जो वो कर रहे हैं, वो किस स्पेस से बात कर रहे हैं हमको भी समझ नहीं आता एक्चुअली। तो यही होता है, प्रोपोगंडा ऐसे ही काम करता है कि आप कुछ से कुछ बोलने लग जाते हैं, आप वहां की लड़कियों से शादी करने की बात करने लगते हैं, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जो कुछ भी बोल सकते हो बोल दे, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि हकीकत है क्या, है ना। आपने कभी गोली पास से देखा नहीं है, आपने कभी उस तरीके की उससे रहा नहीं है, तो आप उससे कुछ बोल रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन उससे बस इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि जब ये चीजें कश्मीर पहुंचती है और उनको ये मालूम चलता है कि भारत के लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो वो अलगाव और बढ़ता है, वो आपके साथ खड़े होने में हिचकिचाते हैं, और वो जो दिल की दूरियां है ना, वो दिल की दूरियां एक्चुअली बढ़ती हैं ऐसे हरकतों से। और अभी इनफैक्ट इनफैक्ट सच ये है कि अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट कश्मीर नहीं गया है। कश्मीर में जो भी डेवलपमेंट के कामकाज चल रहे हैं, वो पुरानी सरकारों के अप्रूव्ड कामकाज थे, जो गवर्नर अभी उसको कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट तरीके से कोई नई चीज वहां पे नहीं हुई है। और हालात ऐसे हैं कि हालात पहले से भी ज्यादा डेंजरस मैं कहूँगा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि लोगों में इतना गुस्सा है कि वो कभी भी फट सकता है, और वो कैसे फटेगा ये किसी को नहीं मालूम है ना। क्योंकि लोगों को अभी एक्सप्रेस करने के मौके नहीं मिले हैं। अभी कुछ भी थोड़ा सा एक्सप्रेस हो रहा है तो उस पर यूएपीए लगा रहे हैं, या बाकी सेडिशन के चार्जेस लगा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवेट नहीं होंगी, वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक्टिवेट नहीं होगा, थोड़ा सा एक हीलिंग टच नहीं देंगे, तो चीजें चीजें हाथ से दूर जाती रहेंगी। ठीक है रोहित, एक जो परसेप्शन बनता है जो कि मिलिटेंसी को लेकर कि ये इसका उदय कैसे हुआ, जो तरह तरह की बातें कहते हैं, जैसे यहाँ हम बैठ करके ये कहते हैं कि वो तो आतंकवादी है ना। और कश्मीर के लिहाज से जब मैं आपकी किताब पढ़ता हूँ तो वहाँ के हिसाब से वो उनके लिए हीरो होते हैं, है ना। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इनका उदय होना, कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत वो बहुत जो हथियार देखिए, उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है ये सब। नहीं, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से इसका जवाब हाँ दूंगा, हाँ क्योंकि हाँ मुझे ठीक है। मालूम है कि मिलिटेंसी का जब भी बात होती है तो मिलिटेंसी के साथ कश्मीरी पंडित आते हैं और 1990 आता राइट। है ना। और लोगों को ये तो बताया गया है कि 1990 में पंडितों का पलायन हुआ, जो कि सच है। वो बहुत विभत्स सी घटना है और वो नहीं होनी चाहिए थी कभी, और उसकी वजह से कश्मीर काफी पीछे गया। वो एक बात है। दूसरी ये बात है कि मिलिटेंसी कैसे शुरू हुई, लोगों को थोड़ा सा 1 2 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1987 में वहां पे इलेक्शंस हुए, और उस इलेक्शंस में रिगिंग हुई, रिगिंग मतलब धांधली हुई, जिसके आरोप अभी हाल फिलहाल भी राम माधव ने, जो कि भाजपा के सांसद, माधव जो भाजपा से हैं, हाँ, तो राम माधव ने भी कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगाया कि भाई आप रिगिंग में शामिल थे। और फारूक अब्दुल्ला की सरकार और पीडीपी की सरकार और वो सब लोग जो जो अभी लीडर्स हैं, वो सब कह मानते हैं इस बात को अलग अलग फोरम्स में कि हाँ भाई इलेक्शंस में रिगिंग हुई। और जब उनको लगा कि वो एक मुस्लिम विंग जो उस समय उभर कर आ रही थी, मेरे ख्याल में वो मुस्लिम यूनाइटेड कुछ करके उनका नाम था, उनके लोगों को आपने पकड़ना शुरू किया, जिसके बाद कई सारे लोग जो है बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए, कई लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। तो वो जो एक पूरा पैटर्न शुरू हुआ, उसकी वजह से वो गुस्सा जो है वो पंडितों पर निकला। और उस समय के गवर्नर थे राजमोहन, जगमोहन, सॉरी, जगमोहन के बारे में कहीं पे बात नहीं आती है हमारे मेन स्ट्रीम में कि उनका क्या रोल था। कश्मीरी उनके रोल को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक देखते हैं। तो हमको जो किस्से बताए गए हैं वो हमारे अपने फेवर के बताए गए,
हमें दूसरा पक्ष कभी बताया ही नहीं गया है कि चीजें ऐसे सीक्वेंस में हो रही थी। और आज भी मैं कहता हूं कि मिलिटेंसी है, जरूर है, लेकिन इतनी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स कहाँ से है, वो बंदूक कहाँ से आ रहे हैं? इतनी सारी यूनिट्स हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है, और पारामिलिट्री के अलग अलग यूनिट्स हैं, इंटेलिजेंस है। तो ये बंदूक कहाँ से आ रहे हैं? इतना पैसा मिलिटेंसी को कहाँ से क्या इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? ऐसा उस कन्फ्लिक्ट की अपनी इकोनॉमी हो जाती है, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है और जो काफी इंटरेस्टिंग भी है अगर आप उसको समझने लग जाते हैं तो जो भी लोग ये बात करते हैं वो एक्चुअली हवा में ही बात कर रहे होते हैं इसको लेकर। मैं थोड़ा सा कश्मीरी पंडितों और मिलिटेंसी के उस एंगल को ला रहा हूँ बीच में, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि आप जब भी ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करते हैं कश्मीर में, तो आपको कोई ना कोई ये तुरंत टोकता है कि भाई कश्मीरी पंडितों का पलायन, आप उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? कश्मीरी कहते हैं बार बार कि हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और देखिए, कश्मीर में कोई एक परसेप्शन हमेशा नहीं रहा है, अलग अलग मौकों पे अलग अलग परसेप्शन रहे हैं। आज वो लोग माफी मांगते हैं उस घटना को लेकर, और आज वो कहते हैं कि वी आर वेलकमिंग पंडित बैक टू द वैली। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि क्या सारे कश्मीरी पंडित पलायन कर गए हैं कश्मीर से? आज भी कश्मीरी पंडित और सिख उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों के बीच रहते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति नाम का एक संगठन है कश्मीर में, उसके अध्यक्ष है संजय टिक्कू। संजय टिक्कू ने अभी एक सप्ताह पहले ट्वीट किया है कि उनकी जान को खतरा है और वो टेररिस्ट के रडार पे है। क्या आपके गांव के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो पंडित हमारे वहाँ, तो उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए? क्या उनको इस बात का मालूम भी है? मेनस्ट्रीम मीडिया ने ये बात उठाई, अगर वो कश्मीरी पंडितों के लिए कंसर्न है? नहीं उठाई। तो हमें सिर्फ उतना ही बताया जाता है कि जितने से हमारी नसें तन सके, और नसें तनने का उनका सेंस ये होता है कि उनको कश्मीर मसले से बहुत कुछ नहीं करना है। उनको बेसिकली ये करना है कि कश्मीरी का मतलब ये है कि भारत का मुसलमान है वो आज के दिन में। तो वो कश्मीरी जैसे ही बोलेंगे उसको रिवर्स, उसको पैरेलल चलाते हैं मुसलमान, पैरेलल चलाते हैं पाकिस्तान। तो वो हर चीज को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने पर आदी है। तो ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर के इशू को समझने के लिए बहुत कंसर्न है। उनको दरअसल कश्मीरियों की बात करके कुछ और एजेंडा है उनका। तो वो पॉलिटिक्स है। अगर वो कंसर्न होते तो अभी किसने रोका है कश्मीरी पंडितों को वापस वैली में भेजने? क्या किसी ने रोका है? क्या ऑपोजिशन ने रोका है? क्या हमने और आपने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। तो आज तक क्यों नहीं वो वापस जा पाए? तो ये चीज आपके गांव में नहीं पहुंचेगी, जबकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। उनको बताया जाएगा बस थोड़ा सा, जिससे कि वो उस डायरेक्शन में ही सोचे। बिल्कुल रोहित जी। और मैं अब आपकी किताब से, क्योंकि आपने जो रिपोर्टिंग किया है वो गांव गांव कस्बों में गए हैं, आप उनकी बातों को सुना, उनके दर्द को सहा है, देखा है, तो महसूस किया है। मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्टोरी करने के दौरान कोई ऐसा वाक्य आपके सामने आया, कोई ऐसा स्टोरी जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख दिया, ऐसा कोई वाक्य जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे रिपोर्टिंग के दौरान का? मेरा ये है कि कई ऐसी कहानियां हैं जो दिल के बहुत करीब है, और लिखते हुए और उनसे गुजरते हुए थोड़ा एंजाइटी हुआ करता था। रात को नींदें नहीं आती थी। और जब मैं खुद को अब बाहरी ही मानता हूँ कश्मीर कश्मीर के लिए भी, और मैं कोई कल्चरल अप्रोप्रिएशन नहीं करना चाहता, ना ही मैं उनके बिहाफ पे कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब लोग बहुत सशक्त हैं। लेकिन जो ये कहानियां थी जिस तरीके से मुझे परेशान करती थी, तो सोचिए ये जिनकी कहानियां रही होंगी उन पर क्या गुजरती होगी। मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक छोटी लड़की है गोद में, हिबा निसार जी, उसकी कहानी है किताब में और वो सबसे यंग पैलेट सर्वाइवर है। वो, उसकी आंख में पैलेट लगता है, जी, और वो जो पैलेट डॉक्टर्स निकालते हैं, उसके फादर उस पैलेट को संभाल कर रखते हैं, बस ये याद दिलाने के लिए कि ये पैलेट मेरी बच्ची को लगा था। तो अब वो बच्ची जब एक आंख खराब उसका हो चुका होगा और जब वो बड़ी हो रही होगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो भारत को किस तरीके से देखेगी? वो कौन सी यादों के साथ बड़ी हो रही होगी? दूसरी एक कहानी है जहाँ पे एक महिला है जिनकी
जिनके बच्चे और उनके पति की डेथ हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट में डेथ हो गई है, मार दिया गया है जिनको, और उनको 1 लाख का मुआवजा मिलता है। और उस मुआवजे की राशि में भी बंदरबांट करने की कोशिश करती है पुलिस, और उनके साथ बहुत ज्यादती होती है और पीटा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। फिर एक कहानी मुझे लवाईपुरा की याद आती है पिछले साल की, जहाँ 3 लड़के हैं, वो पढ़ाई के नाम पर अपने दोस्त के यहाँ निकलते हैं। वो कहाँ से पहुंचते हैं हाईवे पे एक घर में, और सुबह को खबर आती है कि उनकी हत्या हो गई है। वो इनकाउंटर में मारे गए, इनकाउंटर में। और उनमें से 2 लड़के जो हैं, उनके अपने रिश्तेदार जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं। तो आप देखिए, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट का जो पूरा इंटरसेक्शन है, वो अपने आप में बहुत भयानक है। फिर मुझे एक कहानी याद आती है जामिया मस्जिद की, जहाँ एक पुलिस वाला है, वर्दी में नहीं है, और उसको वहाँ की भीड़, क्योंकि वो तस्वीरें खींच रहा होता है और शायद लोगों ने उसके पास एक बंदूक देख ली है, और क्योंकि वो उसी एरिया का रहने वाला है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये स्पाई है जो हमारे रमजान के महीने में, और उस रमजान के पाक महीने में आ, उस पुलिस वाले को वो भीड़ पीट पीट कर मार डालती है, जो कि कश्मीर में पहली बार होता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, और दोनों तरफ की कहानियां हैं। आप इसमें ये नहीं इक्वेट कर पाओगे कि कौन सी कहानी में ज्यादा दर्द है और कौन सी कहानी कम वो है। रेप की कहानियां हैं जिसमें आज तक कोई जस्टिस नहीं है, आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, और वाइट ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है उस पूरे 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 वाक्य को। हम में से कितनों को मालूम है, इसी फरवरी के महीने में 1990 के दौर में कुनान पोस्टपुरा की घटना हुई थी, और सैकड़ों दर्जनों महिलाओं के साथ रेप हुआ था। उसमें क्या आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? जब आप इतने सारे इनजस्टिसेस पे चुप्पी साध लेते हैं और उसका कोई एक डिसीजन नहीं आता है, तो ये आपके जस्टिस सिस्टम का फेलियर तो है ही, ये लोगों का भरोसा भी बहुत कम करता है पूरे उसमें। और उसके बाद आप तो वहां पे झंडा फहरा देंगे तो शायद वो आपके झंडे के साथ बहुत रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। और मतलब आप किसी भूखे को, अगर आप घर में खाना नहीं बन रहा और मैं आपके गेट पे अगर भारत का झंडा बांध कर आ जाऊं, उससे आपकी भूख पूरी नहीं होगी। इसी तरीके से न्याय का है, अगर न्याय किसी को नहीं मिलेगा और उसको आप इस तरीके से अगर बरगलाएंगे सिर्फ, तो वो ठीक बात नहीं है। ठीक है। मैं 2016 में जब बुरहान वानी की एनकाउंटर होता है बुरहान वानी का, उसके बाद हम देखते हैं कि सड़कों पर अचानक से महिलाएं भारी संख्या में वो प्रोटेस्ट के लिए निकलती हैं, है ना। उसको मेन स्ट्रीम जो हमारी मीडिया है, हाथ में पत्थर दिखाकर ये उसको कहिए कि आतंकवादी सीधा सीधा वो घोषित करती हैं सबको, है ना। तो उसके पीछे वो पत्थर की कहानी जो महिलाओं ने उठाया, उसका कारण क्या, मजबूरी थी या उनके लिए वो मजबूत बन के उभरी, क्या था? देखिए, पहली बात तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको भी मालूम है कि जनाजों में महिलाओं का जाना वर्जित है। जी। वो जो कल्चरल नॉर्म्स है उसमें अलाउड नहीं है। और दूसरी ये बात कि बुरहान जो था वो मिलिटेंसी का नया फेस था, और वो फेस इस सेंस में था कि उसकी वीडियोस वायरल होती थी कश्मीर में इंटरनेट पर, और जो यंग लड़के थे वो सोचते थे कि ये तो हमारा हीरो है बुरहान वानी। और क्योंकि वो मिलिटेंसी में ना, जो मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं लड़के और उनके फैमिलीज को भी ये मालूम होता है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर ये शायद मार दिया जाएगा। लेकिन बुरहान वानी सबसे लंबे वक्त तक मिलिटेंसी में रहा, और ऐसा कहा जाता है कि कई सारे वीडियोस ऐसे वायरल होते थे जहां पे बुरहान इनकाउंटर साइट्स के बीच में से भागता हुआ दिखता था। तो कश्मीर का वो लाडला था बेसिकली बुरहान वानी, जो मिलिटेंट था, और लोग उससे रेजोनेट करते थे। जिस दिन उसकी इनकाउंटर की खबर आई, लोग ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि उसका इनकाउंटर हुआ है। दरअसल वो ये कह रहे थे कि भाई उसको जहर देकर मारा गया है, क्योंकि उनको ये यकीन हुआ कि उनका हीरो बुरहान वानी कभी पकड़ा नहीं जा सकता है, कभी वो पकड़ा नहीं जा सकता है। तो उस दिन बहुत सारे घरों में खाना नहीं बनता है, और वो जो महिलाएं हैं वो बुरहान को लेकर ऐसे होती है कि मेरा लड़का मारा गया, है ना, मेरा अपना मारा गया।
तो वो उस सेंस में जाती हैं। और जिस तरीके से उसके बाद की गवर्नमेंट ने हैंडल किया उस सिचुएशन को, इसीलिए लोगों ने पत्थर उठाया। और पत्थर उठाकर, वो पत्थर दरअसल इंडिविजुअल सेना पे या इंडिविजुअल पुलिस पे नहीं मार रहे थे, वो पत्थर उठाकर बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। और मेन स्ट्रीम का ये परसेप्शन है कि आप पत्थर दिखाकर ऐसा आप साबित करना चाहते हैं कि सारे पोटेंशियल आतंकवादी हैं। आप बताइए क्या पत्थर का जवाब। अभी आपने पटना से भी जो इमेजेस आई हैं बेरोजगारों के आंदोलन की, उसमें देखिए पत्थर चलाते हैं। क्या पत्थर का जवाब आप गोली से देंगे? क्या पत्थर और गोली में फर्क नहीं है? जो लोग सिर्फ पत्थर देख पाते हैं कि पत्थर फेंकते जा रहे हैं, क्या उनको मालूम भी है कि उधर से गोली चल जा रही है और गोली के जवाब में पत्थर क्या है? तो ये बहुत ही उल्टा सा एक इक्विवेलेंस बनाने की कोशिश है और सेना को लेकर एक अलग तरह का इमेज है। और मैं सेना के लोगों के लिए भी, और जो क्योंकि वो भी हमारे ही घर और गांव और जवार से हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कई आर्मी के लोगों से बात की है, कई सुरक्षा बलों कर्मियों से बात की है। वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वो एक रैंडम 16 साल के लड़के से भी डर रहे हैं। कश्मीर उस हालत में पहुंच गया है। और वो भी उसी इन्हीं स्पेसेस से जा रहे हैं जहां कश्मीर को लेकर उनके दिमाग में भी अपने भ्रम है, और वो वहां काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस इतने अच्छे हैं कि वो जिन गलियों में खड़े होते हैं, उन्हीं गलियों के लोग उनको पानी और खाना भी देते हैं। और कुछ की ऐसी दोस्ती हो जाती है कि वो हमेशा रहती है, वो जब उनकी पोस्टिंग बाहर हो जाती है तब भी बात होती है। और वो नफरत भी है और क्लोजनेस भी है। तो ये सारी कहानियां हैं। और एक्चुअली में देखिए, सेना का जो रोल है ना, वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है वो ऑर्डर पे काम करते हैं। दिल तो उनके पास भी है एक्चुअली में, क्योंकि जब बात हम करते हैं उनसे तो वो एक्चुअली बताते हैं कि ये जो लड़के हैं ये तो हमारे बेटे की उम्र के लड़के हैं और इस पे हमको गोली चलाना है। और इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें वो हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है। तो एक वो एंगल तो है ही है ना। लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि आप देखिए कि पटना में तो गोली नहीं चली ना पत्थर फेंकने वाले बच्चों पे। कश्मीर में तो गोली चलाने में आपको 2 सेकंड नहीं लगता है, क्योंकि इम्प्यूनिटी है। आपको मालूम है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और हम बचा लिए जाएंगे। पटना में अगर आप गोली चलाएंगे तो वहां पे आफ्सपा नहीं है, कश्मीर में आफ्सपा है, और ये चीजें अलग हो जाती हैं। आप आंसू गैस के गोले जब छोड़ते हैं पटना में तो वही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वहां के लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। मतलब भारत के लोग भी इस इमेजेस को लेकर इतने ज्यादा नॉर्मलाइज हैं कि उनको भी लगता है कि ये तो रोज ही होता है। लेकिन उन उन डेटा उन नंबर्स के पीछे उतनी लाइफ है, उतनी फैमिलीज हैं, और ये बहुत डिस्टर्बिंग पैटर्न है। मैं आखिरी सवाल अब लेना चाहूंगा क्योंकि आपने वक्त निकाला बहुत मुश्किल से और बिजी रहते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ लास्ट में जो समाधान की बात है कश्मीर को लेकर के, है ना। तो एक पहलू ये है कि कोई संविधान ही नहीं है जी, लोगों का इस तरह का टिप्पणी आया था जैसे है जो सही कर रहे हैं मोदी जी। दूसरा ये है कि आपने जो किताबों में जिक्र किया है, मैं चाहूंगा कि उस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए हमारे दर्शकों के सामने। सॉल्यूशन बड़े लोग बताते हैं और जो बहुत अनुभवी लोग हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक तरीका अटल बिहारी वाजपेयी का भी था, शायद सॉल्यूशन उनके पास भी नहीं था लेकिन वो कोशिश कर रहे थे, बातचीत का तरीका जिसको कश्मीर ने बहुत शायद इकलौते भाजपा के नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कश्मीर में इतनी मोहब्बत मिलती है। और किसी के मन में भी उनके बारे में कम से कम कश्मीर के लोगों में अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, जितना मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि वो हीलिंग टच की बात करते थे, वो कश्मीरियत की बात करते थे, उन्होंने किसी को अछूत नहीं माना, क्योंकि उनको मालूम था उस वक्त के एजेंसीज को ये सीधा सीधा डायरेक्शन था कि आपको सबसे बात करना है। तो वो मिलिटेंट से बात करते थे, वो हुर्रियत से बात करते थे, वो पाकिस्तान से बात करते थे। 2001 में एक ऐसा वक्त आया आगरा समिट का जब परवेज मुशर्रफ आगरा में थे और लगा कि कश्मीर की समस्या का हल हो जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश अपने किताब में कर रहा हूँ कि कम से कम हमारे जो कान है और हमारा जो दिमाग है वो कश्मीरियों को सुनने के लिए ओपन हो। और जब आप उनको सुनेंगे
पेशेंटली सुनेंगे, बिना अपनी राय दिए हुए कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनको एक बार तय करने दें, उनको वो वक्त दें और उनको सुने, तो शायद कश्मीरी भी समझेंगे, आप तो समझेंगे ही समझेंगे, कश्मीरी भी समझेंगे। और देखिए कश्मीर के लोग ना, ये एक बहुत ही एक बेजा सा एक इक्वेशन बना हुआ है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ऐसी इस बात में बहुत सच्चाई नहीं है कि कश्मीर के सारे लोग पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप वो जब पाकिस्तानी झंडा दिखा देते हैं तभी आपकी नजरें कश्मीर पे जाती हैं, इसलिए वो आपको चिढ़ा रहे होते हैं। और कब आप बात करते हैं कश्मीर की? अगर वो पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाएगा तो आप उसके बारे में बात भी नहीं करते। नहीं तो कायदे से आप रोज ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करेंगे ना कश्मीर की, आप नहीं करते हैं। तो वो बेचारा प्रोटेस्ट में जाता है और वो पाकिस्तानी फ्लैग ऐसे दिखा के आ जाता है। हालांकि देखिए हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को आज तक ये भी नहीं मालूम है कि इस्लामी झंडे और पाकिस्तानी झंडे का फर्क क्या अंतर है, वो एक अलग सी बात है। मतलब वो आपके गांव में इस्लामी झंडे को पाकिस्तानी झंडा बता सकते हैं, तो अज्ञानता इस लेवल पे है। तो मैं बस यही अपनी किताब में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सुनना जरूरी है, बात करना जरूरी है, बात से बात बनेगी, आप बात कीजिए। और चीजों को जितना हम लोग सब क्या चाहते हैं? हम लोग शांति चाहते हैं ना। हम लोग कश्मीर में शांति चाहते हैं, हम लोग भारत में शांति चाहते हैं। और वो शांति बंदूक के दम पे तो नहीं आती है, वो बंदूक के दम पे तो कभी नहीं आएगी ना। आप देखिए बहुत सारे मिलिटेंट्स थे जिनको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बातचीत से न्यूट्रलाइज कर दिया, बातचीत से उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आ गए। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या वो अभी पॉसिबल नहीं है? आप वो कोशिश तो करिए, कोशिश करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। और देखिए इस सरकार का सब वेल विशर है कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, कम से कम, है ना। हम सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात आएगी तो हम में से सब जो है वो अपनी सरकार का साथ देते हैं और ये बताते हैं कि भाई क्या अच्छा है और क्या आपको करने से बचना चाहिए, है ना। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं, वो राजनेता करते हैं। और उनको भी समझ में आता है कि कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है और अगर इसका हल चाहिए तो क्यों नहीं कश्मीर पे एक स्पेशल सेशन बुला लिया जाता है पार्लियामेंट में। वहाँ के लोगों को मौका दीजिए, वहाँ के इलेक्टेड लीडर्स को मौका दीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हालात है, क्या वो काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं। और जब तक नहीं करेंगे और अलगाव बढ़ाते जाएंगे तो वो भारत के हित में तो कम से कम नहीं है। रोहिन, अब ज्यादा समय में अब मैं आपका नहीं लूंगा और इसी के साथ मैं बातचीत को विराम देना चाहता हूं। और बहुत बहुत बधाई आपको और शुक्रिया कि हमारे लिए आपने वक्त निकाला और हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पहली किताब है और भी ये जितनी सुर्खियों में है और भी लोग पढ़ें इसे और बहुत चीजें क्लियर होगी। जो दर्शक अब तक अगर नहीं लिए हैं आपने तो एक बार लीजिए, बहुत कम ही 199 रुपया, शायद इससे भी कम अब इसके रेट आ गए हैं ना। तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहिन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। तो आप पूछताछ देख रहे थे। पूछताछ में आज के जो मेहमान थे वो लाल चौक के लेखक रोहिन कुमार जो हमसे बात कर रहे थे। अगले पूछताछ में किसी अन्य शख्सियत के साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।